जब हम एक फ्रेशर के रूप में अपनी स्टार्टिंग करते हैं, राइट, हम एक फ्रेशर के रूप में, चलो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं समझना चाहो समझ लो, तो तुम करना चाहते हो प्लानिंग। दो चीजें हैं, प्लानिंग अपने आप में वैसे भी कुछ नहीं होती है, यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी है। अब यहां से हम शुरू, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगा, फिर जवाब दूंगा। तो जब कोई फ्रेशर अपनी तैयारी करना चाहता है तो दो चीजें ध्यान रखना। जब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह जरूरत है जानने की तुम्हें कोचिंग की जरूरत है भी कि नहीं है। कई बार तो कोचिंग आप ज्वाइन इसलिए कर लेते हो तो आपको पता नहीं, बोले सब कर रहे हैं तो चलो यार हम भी कर, हमने भी यही किया था जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में जा रहे थे। क्यों? वो मामा का साला जा रहा था पढ़ाई करने, हमने कहा क्या करें, बोले चलो भाई इकट्ठा चले। अब तो खैर पेरेंट्स फिर भी अवेलेबल हो गए। तो मैंने तो अपने पिताजी से पूछा था, पिताजी क्या करें, बोले भाई उनकी एक कहावत थी कि गऊ गंगा में हला दिया पानी पिए चाहे ना पिए, मतलब गाय को गंगा के किनारे ले गए, पानी पिए चाहे ना पिए, बोले तुम्हारा जो मन में है वो करो। हम भी रात में अपना साहब तामझाम समेटा, बोले भाई वो भी चल रहा है हम भी चले। तो एक तो तरीका होता है। अब मुझे बताओ प्लानिंग के लिए तुम लोगों ने स्टेजेस कितने किए, जरा देख लेते हैं प्लानिंग वर्ड को कितना तुम लोग समझते हो। जब आप बिगिनर हो तो कितने लोगों ने ये काम किया। अब सबसे पहले दो क्वेश्चन मुझे पूछना है कि मुझे डू वी नीड एनी कोचिंग, पहला तो ये सिंपल होता है। डू वी नीड एनी गाइडेंस, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों अलग। बहुत लोगों को तो यही फर्क नहीं होगा कि क्या मतलब है, ठीक है, नहीं फर्क होगा। अब चलो कैसे डिसाइड करेंगे हम प्लानिंग के लिए, प्लानिंग कैसे की जाती है। मान लो जैसे मुझे ये रूम बनाना था, सो ये शुरुआत में क्या था, ये दो पार्ट था, आई केम हियर, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि हाइब्रिड मॉडल बना दूं। तो जब मैं यहां आया तो कुछ ऊट पटांग सा चल रहा था, मैंने उसको पूरा तोड़वा दिया, ठीक है, सब तोड़वा के मैंने कहा इसको मैं साउंड प्रूफ क्यों नहीं बना सकता कि मैं मेरा ऑनलाइन का बच्चा भी देखे और मेरा ऑफलाइन की बच्चा भी देखे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 2 साल से तो मैं ऑनलाइन पे हूं। तो मैंने क्या किया, उसके लिए प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के समय मुझे क्या चीज जरूरत थी, मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे कि मेरे पास फंड कितना है, ये बनाएगा कौन, कौन यहां पर पर्सन होगा, कितना टाइम लगेगा, बनने के बाद इसका क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो मैंने ये सारा चीज क्या किया, कैलकुलेट किया। तो यहां पर जो है सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने स्टेज 1 में, सबसे पहले मुझे ये दोनों डिसाइड करने के लिए कितने लोगों ने ये किया कि एनसीईआरटी लिया। चलो भाई एनसीईआरटी रेडी। एनसीईआरटी बेसिक किताब है, कोई मार्केट में करंट अफेयर्स की कोई किताब अवेलेबल होगी। उसके पीछे तुमने देखा होगा 6th क्लास 7th क्लास सभी मुझे 12th क्वालिफाई कर चुके हो, ऑल ऑफ यू क्वालिफाइड 12th हो चुका है, बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया होगा। तो इसका मतलब 6th 7th 8th 9th 10th की किताबें तो पढ़ी होंगी, बड़ा सिंपल है, कुछ भी पढ़ा तो होगा, कोई बात नहीं है। तो कितने लोगों ने एनसीईआरटी करते समय 6 से लेके 7th 8th 9th 10th वो पीछे छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन दिए होते ना, ठीक है, सन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कितने लोगों ने तैयारी करने से पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ा। मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, आज तुम्हारा डे 1 है और जो चीज बताने जा रहा हूं उसको समझना, तुम्हारा रिसोर्स भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और प्लानिंग कैसे की जाती है ये बात ध्यान रखना। तुम संगमरमर की फर्श लगाना चाहते हो, संगमरमर तुम्हारे इलाके में दूर दूर तक नहीं है, यू डोंट हैव एनी मार्बल, सो क्या करोगे फिर, मामला खत्म हो जाएगा। कितने लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानने की कोशिश की, क्वेश्चन को देखा पढ़ा लगाया, कितने लोग हैं। ल्यूसेंट में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर तो सभी का है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बेसिक पैरामीटर कहते हैं। मैं ये हॉल बनाने से पहले अगर ये बिल्डिंग ही ना होती तो, मेरी बात को बात, अगर ये बिल्डिंग ही ना होती तो मैं यहां पर ये बना पाता। मुझे बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, आप लोग इस समाज में ही हो, अभी दूसरे ग्रह से तो आए नहीं, पी के छोड़ के चला गया, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूं। पर फॉर एग्जांपल मेरी बात आंसर सुनो कि अगर तुम थे तो तुमने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा, आज से पहले कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो एग्जाम में तो टेस्ट, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो कितने लोगों ने अपनी तैयारी शुरू करने से पहले उतने करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई किए, छोटे छोटे बेसिक, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन, हमारी जीके के बारे में क्वेश्चन, हमारे टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर हैं इसके, और कितने लोगों ने जैसे बेसिक मैप उठाया, ठीक है, ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है मैप वैप, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये शुरू किया कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया की सारी कैपिटल मार्क कर दो जितने भी स्टेट्स की हैं, और कितनी, जैसे मान लो मैंने पूछा कि नेपाल के साथ किस किस स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, या तेलंगाना के साथ चर्चा में बहुत आजकल चल रहा है, तो तेलंगाना के साथ कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री, मुझे कहता सबको पता होगा, सबको पता है ना। अभी मैं यहां बुला के बनवाऊंगा तो सब बना देंगे, इंडिया फ्री हैंड बना लेंगे, ठीक है, पक्का है ना। अच्छा बताओ, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ लगती है, उनका क्रम बता दो। अरे बाप, सबसे बड़ा
सबसे बड़ी बाउंड्री, शाबाश, मिटा के खत्म कर देना हमें। हाँ बोलो आगे। हाँ, क्लास में जो बोलता रहता, क्योंकि क्लास में तुम्हारा जवाब मुझे मिल नहीं पाता है तो यही बोलता रहता था। हाँ चलो, हाँ हाँ शाबाश। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ? आप अगर समझो, साइकोलॉजिकल फैक्टर समझो, आप एक रिलैक्स क्लासरूम में हो तो आप सोच के बता रहे हो, मजाक चल रहा है, कहीं क्लू मिल रहा है। जिस दिन आप यूपीएससी के एग्जाम सेंटर, वो जो दरवाजा है ना, वहां घुसते पता नहीं कौन वहां बैठा होता है, आधा दिमाग खींच लेता है वो, वहां आता वो क्वेश्चन करते वक्त, आसान नहीं है, कठिन करो इसको। तो ये एक चीज है, कितने लोगों ने ये प्रोसेस पूरा किया मुझे ईमानदारी से बताओ? कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कितने लोगों ने छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, अब तुम 6 क्लास से नीचे तो नहीं हो, मान के चले, ठीक है, तुम लोगों ने मैपिंग वैपिंग तो बच्चे छोटे छोटे करते हैं, किया तो जरूर होगा, बना दोगे भी फ्री हैंड, किसको बुलाऊं? जैसे अभी देखो, इनके पाकिस्तान के लिए इनके मन में इतना वो भावना है कि इन्होंने, और आपने तो खैर सबसे छोटा, कोई बात नहीं, मैं इसमें किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने प्रोसेस सही से स्टार्ट ही नहीं किया। यू नेवर आस्क, तुमने जब प्लानिंग करने जाते हो तो हम सबसे पहले जज करते हैं कि हम कहां हैं, वेयर वी आर राइट नाउ। अनटिल अनलेस आप क्या करते हो, आप प्लानिंग दूसरों के हिसाब से करते हो, यूट्यूब के वीडियो देखते हो, किसी को कार से उतरते हुए देखते होगे, किसी को 1 साल में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, यही कहानियां मोटिवेशनल तुम्हें मिलती होंगी। तुम इस कहानी में हु यू आर, इट्स ओनली यू। इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं है, दे आर नथिंग, इट्स ओनली यू हु आर इन दिस रूम। इस पूरी लड़ाई में तुम अकेले हो, इस पूरी लड़ाई में सिर्फ एक ही चीज दांव पे है और वो तुम हो, ये भी बात ध्यान रखना। इस पूरी लड़ाई में जो प्रेशर डील करेगा वो तुम हो। तो मैं बार बार कहता हूं, प्लानिंग किसके हिसाब से होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, सुनना है, काम की चीज निकालना है, जो नहीं है वो छोड़ दो। प्लानिंग किसके हिसाब? इनके हिसाब से, तुम्हारे परम मित्र के हिसाब से, और खास दोस्त के हिसाब से नहीं, सिर्फ तुम्हारे हिसाब से। सो तुमने प्लानिंग शुरुआत ही नहीं की, खत्म हो गया मामला। ये अब तुम कहोगे साहब हमने तो आईएएस की तैयारी अभी की नहीं, तो हम क्यों करेंगे जान के? लो, यूपीएससी कहता है कि ये एग्जाम का जो नेचर है वो क्या कहता है, हाई अलर्टनेस, अवेयरनेस। ये भी खोल के दिखाता हूं, इसमें उसने लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, आप लोगों को तो दुकान से वो सिलेबस खरीदने की आदत है ना, उसमें लिखा हुआ है वी जनरली जज द अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट। क्यों अवेयरनेस? थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, तुम सारे के सारे आईएएस और आईपीएस हो, ठीक है, थोड़ी देर के सोचो, मान लो तुम्हें एक जिला दे दिया, ऐसे चौड़े मत हो, बहुत हालत खराब हो जाती है, ठीक है, तुम्हें एक जिला दे दिया, तुम्हारे यहां माइनिंग हो रही है, अपराध है, दंगे होने की बहुत संभावना है, तुम आराम से सोओगे घर पे? क्योंकि अगर कुछ हो गया तो जॉब तुम्हारी जाएगी, केस तुम्हारे ऊपर बनेगा, बैठ पाओगे घर में? तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसान है, वहां पे नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर समय अलर्ट है। तो वो यहां से ऐसे स्टूडेंट को लेकर जाना चाहते हैं जिनके अंदर अलर्टनेस इनबिल्ट है, उसको किसी को सिखा नहीं सकते, इसीलिए एग्जाम की प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? किस स्ट्रीम से पढ़ाई गई है? आर्ट्स। तुम्हें देना बेटा साइंस भी पढ़ेगा, तुम्हारा आर्ट्स, साइंस तुम्हारे लिए भी है, मैथ्स भी है, और कॉमर्स भी है तुम्हारी, साइंस, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अब बताओ, साइंस में मैथ्स, बायो, मैथ्स, बायो भी पढ़नी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। क्यों ये मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? यही सवाल का जवाब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मिक्सअप इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बायोलॉजी में वहां जाके जैसे ही मौका मिले ऑफिस में तुरंत मेढक को बिछाया और चीरना शुरू कर दिया, ऐसा कतई नहीं कह रहे, बट यू मस्ट बी अवेयर, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द अवेयरनेस। अवेयर वही रह सकता है जो इंफॉर्मेशन को गैदर करना जानता हो, और ये इसीलिए पहले दिन से वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग में तुम नहीं हो, तुम तो उधार की प्लानिंग पे यूपीएससी करना चाहते हो। उधार की प्लानिंग में यूपीएससी कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। सो फर्स्ट स्टेप ये जिसने भी नहीं फॉलो किया है वो बहुत प्रॉब्लम में जाएगा, वो अपने आप को जानता ही नहीं कि हम अभी कहां हैं। आप शुरुआत कैसे करते हो? क्या बोलते हो? मुझे 0 से शुरू करना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्यों? वो जो तुमने 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक तुमने क्या ताश खेली थी? क्या किया था 6th to 12th? फिर क्या कहते हो? वो एजुकेशन किसी काम की नहीं, तो फिर तुम्हारी एजुकेशन किस काम की है? वो माँ बाप के पैसे जो 6 साल बर्बाद हुए उनका, 15-15 ट्यूशन लगा के तुमने 12वीं पास की थी, अब वो सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, वो 18 टाइम बेकार हो, मतलब 6 साल में कुछ नहीं किया, अब अचानक से महाबली जगह है,
अब आज एक साल में जो, और वो भी कसम खा के आते हैं, लिख लेते दीवार पे आईएएस 2023, अपना नाम बड़ा बड़ा, किताबों के ऊपर भी लिखते, कॉपी के ऊपर भी लिखते, जो जो हंस रहे हैं सबको पता है कि उन्होंने लिखा है, ठीक है, भारी बोझ के साथ। फिर फोटो भी लगाते हैं, अपनी डीपी पे भी वही लगाते हैं, ठीक है, स्टेटस भी, इंस्टाग्राम पे भी वही सारे पेज फॉलो कर रखे होते हैं, सारा चीज चल रहा होता है, ठीक है, सारी चीज चल रही होती है, लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसको संभालने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। मुझे कोचिंग की जरूरत है कि नहीं? अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा फंडामेंटल अच्छा है, देन यू नीड कोचिंग। क्या काम करता है कोचिंग? दो काम करते हैं। एक, आपका समय घटाते हैं, ठीक है, मुझे कैसे शुरुआत करनी है। सबसे मुश्किल क्या होता है? हाउ टू स्टार्ट। ज्योग्राफी है, मुझे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, आई डोंट नो, तो एक वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो कोचिंग उस टाइम को शॉर्ट करता है। टीचर जो उसका स्पेशलिस्ट होता है या टीचर्स होते हैं, वो आपको चीजें आसान कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्लानिंग में तुम्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बड़ा जरूरी है। और प्लानिंग जब हम करते हैं तो दो चीज करते हैं। हम प्लानिंग में अपने सपने देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड योर प्लानिंग ऑफ योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ? तो जब तुम प्रिपरेशन करने आए तो तुम में से कितने लोगों ने पूछा कि मेरी लैकनेस क्या है, या तुम पूरी तरह से जीरो हो? तुम यही कहते हो अक्सर कि जीरो से शुरुआत करनी है, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्या तुम जाकर कभी तुमने इंस्ट्रक्टर से कहा कि सर मेरा शरीर ही नहीं, मेरा पहले मुझे शरीर बनाना है, पैदा होना है सर, उसके बाद बॉडी बनाएंगे? कभी तुमने कहा? अगर वहां जाके कहो तो क्या होगा? वो एक बार तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखेगा, लगभग पागल कहेगा, गलत जगह आ गया, ले जाओ इसको बाहर करो। तो यूपीएससी वाला भी तुम्हारे बारे में एक्चुअली कह नहीं पा रहा, सोच वही रहा है, ठीक है, सोच वही रहा है, और तुम उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। बेसिकली क्या फंडामेंटल है यहाँ पे कि तुम जीरो नहीं हो, पहले ये बिलीव करना सीखो। तुम हर चीज के बारे में, तुम अगर 12th कर चुके हो तो तुमने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, बस वो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एक्चुअली सेट कहां करना है। अगर ये बच्ची मान लो मैथ से पढ़ के आई है तो इसको क्वांट पता होगा कि सीसैट में मुझे टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, मुझे कैसे जो है ट्रैवलिंग के क्वेश्चन, ट्रेन ट्रैवलिंग के क्वेश्चन लगाने हैं। मान लो ये मान लो आर्ट साइड्स हैं, तो इन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ तो पढ़ा होगा। सो तुम क्यों कहते हो पहली बात जीरो? ये तुम्हें लोड दे देता है। दूसरी बात, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है और मुझे उसको कहां लगाना है। और एवरी टाइम तुम यहां से जीरो से शुरू करने के चक्कर में अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो तुमने 6 साल कमाई, उसको गंवा देते हो बाद में। अभी तुम्हें नहीं पता चलता, जैसे जैसे समय बीतता जाता है यही जीरो जो है वो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी हो जाता है। और फिर तुम्हें, कल भी मैंने बताया था, 3 महीने के बाद तुम्हें पहला झटका लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं सीख क्या रहा हूं, व्हाट आई एम लर्निंग। और व्हाट आई एम लर्निंग जिस दिन क्वेश्चन आ जाता है उस दिन लगता है कि सर कुछ नहीं हो रहा है, क्लास में कितने बच्चे, सर कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर तुम अगला क्वेश्चन ये पूछते हो, जैसे लगता है कि कौन ये क्वेश्चन पूछता है, सॉरी टू से, कि सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। तो तुमने कभी ढेर सारा बोझ उठाकर कभी यात्रा की है? तो लास्ट में क्या होता है, जब थकने लगते हो तो पूछते हैं कितनी दूर जाना है यार, और लास्ट में जैसे वो डेस्टिनेशन आता है तो क्या करते हो तुम? अरे तेरी ऐसी की तैसी, सर दर्द हो गया मेरा। ऐसे ही होता है कभी अगर तुमने सर पे बोझ उठाया होगा, कुछ किया, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? या कोई भारी चीज उठाई हो तो पूछते हो मम्मी से, मम्मी कितनी दूर और ले जाना है? तो जैसे ही वहां पहुंचता क्या होता है, लास्ट में छोड़ देते। तो उस मेंटेलिटी तुम सोचो जो ये पूछता है कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, सर कब तक खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी कब खत्म होगी, हिस्ट्री कब शुरू होगी। तो वो जानते हो उसके मन में क्या चल रहा होगा, यार किसी तरह हिस्ट्री खत्म हो जाए, ज्योग्राफी खत्म हो जाए, उस दिन जाके सबको बताएंगे बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, तुम्हें एग्जाम देना है, टीचर के हिस्ट्री खराब देने से तुम्हारा इतिहास जो है नहीं लिखा जाएगा। तो ये बहुत, सबसे अगर प्लानिंग करनी है तो पहले तुम कहां हो इसको जानना शुरू करो। तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहां है, अपने पॉजिटिव और अपने निगेटिव दोनों को लेकर आओ, ठीक है, कि हम, मेरा पॉजिटिव क्या है और मेरा निगेटिव क्या है। इसके बाद अगली चीज है कि अगर मुझे कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, पहले ये डिसाइड करो। अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अभी बहुत जर्नी करनी है, कोचिंग का मतलब मुझे टाइम बचाना है, ठीक है, जरूरत हो गई। फिर आता है गाइडेंस। गाइडेंस क्यों? कभी लंबी यात्रा की है? यूपीएससी बहुत टाइम लेती है, मिनिमम 2 साल 3 साल, ये दिल पे हाथ रख के कह दो कि हाँ जाती है, ठीक है। अब इतना टाइम तो लेगा, तो फॉर एग्जाम्पल जब बहुत लंबी यात्रा में जाते हो अचानक से बहुत, तो तुम्हें कुछ उलझन सी होने लगती है। तो तुम कहते हो, जैसे मान लो ट्रेन में हो और दिख नहीं रहा इधर आसपास कुछ टनल है या कुछ ऐसा जंगल टाइप, तो तुम ऐसे खिड़की से देखते हो कहाँ पहुंचे, ऐसे आदत होती है ना, अगल बगल भाई साहब कौन सा स्टेशन है अगला, तो ऐसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सेम थिंग इज विद यूपीएससी। लबासना में भी यही होता है। लबासना की जर्नी बहुत लंबी है तो ये देहरादून में के पास मसूरी में, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत लंबी। तो जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हो 3-4 महीने बाद, अब होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो रॉन्ग। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, वो सही जा रहा है कि नहीं सही जा रहा। सो गाइडेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कोई आपको लगातार बताता रहे। और हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो कभी भी इस तरह से नहीं चलती है, हम इस तरह से अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब भी देखो, आपको मूड भी स्विंग होता है, कई बार लगता है कि नहीं मैं कर जाऊंगा, कई बार लगता है यार छोड़ो जाने दो।
लेकिन ये बात आप किसी से कह नहीं सकते। तो आपके अंदर डेली होता होगा, एक हफ्ते आप पढ़ते होगे, अगले हफ्ते छोड़ यार कुछ बात हो गई, कोई बात हो गई, फिर उसकी गिल्ट आती होगी। तो ये कहानी आपकी चल रही है। तो हम ह्यूमंस हैं, हमें ये बात एक्सेप्ट करें। तो हमें कौन बकअप करके रखेगा? मुश्किल ये होती है जब 2-3 दिन आप वेब सीरीज देख लेते हो तब उसके बाद जैसे मान लो एक दिन देखा, अब एक तो वेब सीरीज बनाते भी ऐसी हैं कि एक खत्म होती दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है एपिसोड। अब लगता है अब देख के उठे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें धक्का देके आगे करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। गाइडेंस का मतलब होता है कोई आपको खींच के लेकर जाए या आपको कोई धक्का दे। तो पहली चीज, जब आप प्लानिंग शुरू करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लानिंग में आप कहां हो ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? डन हो गया? आप आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग हमने शुरुआत कर दी, हमें पता चल गया कि हमें कैसे जाना है, ठीक है, वी स्टार्टेड इट। दूसरा होता है टाइम फ्रेम। हम बहुत हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम बनाते हैं। जब आपको यह पता चल गया, मान लीजिए आपको पता चला नहीं यार मेरी स्कूल अच्छा नहीं गया था, ट्रू बी वेरी फ्रैंक, मेरे मास्टर साहब ने कभी नहीं ध्यान दिया, हमने यार कुंजी पढ़ के पढ़ाई की, ये आप जानते होंगे। किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो दोनों का फर्क यही पता चल गया। अब जब ये पता चल गया कि नहीं मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, मुझे जो चीजें पढ़ाई गई वो सिर्फ फैक्चुअल मुझे रटाया गया, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम इवेल्युएट करते हो। आप में से कितने लोगों ने ऐसा काम किया? आपने टाइम इवेल्युएट किया मार्केट की वीडियो देख के, आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देख के, 1 साल में आईएएस की तैयारी, राइट और रॉन्ग, और तुम्हें यह भी नहीं पता उसने क्या सोच के बोला था। कई बार तो टॉपर बोला है, बोल दिया है सर, देखा जाएगा, ऐसी हालत होती है, पता नहीं मुंह से क्या निकल गया, अब क्या बताया जाए, लेकिन आप उसको लेके डोल रहे हो। सो मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, तुम लोगों में से कितने अपनी सिचुएशन को देखते हुए टाइम फ्रेम तय किया? कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5 6, बाकी लोग क्या भैया लूडो खेल के? तो सवाल यही है कि टाइम फ्रेम, जब आपको ये पता चल जाएगा नहीं मेरी स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, मेरे को मैप वैप ये तो बच्चों की चीज है, यहां थोड़ी ना सिखाई जाती है मैपिंग, अच्छा कराया गया, सब कुछ अच्छा है, सो मैं अपना टाइम कम रखूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे उधर का जो बैकलॉग्स है वो भी पूरे करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छे स्कूल में पढ़कर आए हो, आपने देखा वहां राइटिंग स्किल सिखाई जाती है, वहां बहुत अच्छे अच्छे जो है आपने देखा होगा डिबेट क्लब होते हैं, वहां पे बच्चों को एक्सप्लोर कराया जाता है, वो अच्छा बोलते हैं। क्या आपने, अब मान लीजिए आपको कभी स्कूल में डिबेट क्लब मिला ही नहीं, आपने जिंदगी में भी 4 लोगों के सामने खड़ा कर दूं तो आप सोचो कि धरती फट कब रही है और मैं इसमें समा कब रहा हूं। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है ना। जब मैंने पहला अपना जो है वो सेमिनार दिया था, जब मुझे पहली बार मुझे डिबेट क्लब में भेजा गया था, तो मैंने बिल्कुल यही कल्पना की थी, सब लोग हंस रहे थे, तो मैंने कहा फट क्यों नहीं रही है, मैं जा क्यों नहीं रहा इसके अंदर। तो अब पता चला आप इसी मूड में, आपने पढ़ाई तो अच्छी की, अब इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गए आप, वहां 5 लोग हैं और सब ठीक ठाक है, तुम ये सोच रहे हो क्या तुम्हें बताऊं कितना ठीक ठाक है? मन करा तुम्हारे सामने ग्लास रखा है उसको उठा के पानी पी लूं, सूख रहा है गला तुमसे, लेकिन कहां नहीं जा रहा मुझसे, तो मौका आपके हाथ से निकल जाता है, 275 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाते हैं। सो आपको पूरी लिस्ट बनानी है। मैं बार बार कह रहा हूं, तैयारी की प्लानिंग आपकी कमियों पे काम करने से होती है, और साथ ही साथ सिर्फ कमियों पे नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए आपके पास एक तलवार है, उस पर जंग लग गई है, तो ये नहीं कि आप दूसरी तलवार बनाओगे, आपको सिर्फ क्या करना है, उस जंग को हटाना है, शाइन करना है, आपकी तलवार तैयार है। बहुत सिंपल सा फंडा है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप जीरो सोच लेते हो आप तलवार बनाने निकल पड़ते हो, तो पहले लोहा कहां मिलेगा, आग कहां है, तो मोटिवेशन ढूंढते हो, फिर कहां इसको पीटा पीटा जाएगा, तो आप उसके लिए भी टाइम टेबल बनाते हो। एक्चुअली सारा प्रोसेस वही करते हो, यू डोंट नीड दैट। टाइम को सेव करो किसी भी तरीके से। तो दूसरा सेगमेंट हो गया कि अपने लिए सही टाइम बनाओ, 2 साल 3 साल, और हाइपोथेटिकल नहीं कि नहीं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 साल में आईएएस बन के निकल जाएंगे। टेक योर टाइम, आईएएस बन जाओगे, फिर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमने कितना टाइम लिया। लेकिन गलत शुरुआत तुमने कर दी तो तुम्हारा 1 साल तो ऑटोमेटिकली जाना है। मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि 1 साल में तुम आधे ही सब्जेक्ट पढ़ो, 10 में से 5 पढ़ो, लेकिन 5 अथॉरिटी के साथ पढ़ो, 5 लर्निंग के लिए पढ़ो। टाइम टेबल में तुम लोगों ने लर्निंग टाइम कितना निकाला? लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है कि अगर मैं क्वेश्चन को घुमा के पूछ लूं तो मेरी ऐसी तैसी नहीं होनी चाहिए, मेरी कमांड होनी चाहिए। लर्निंग का मतलब क्या? कभी कॉमिक्स पढ़ा है, नॉवेल पढ़ा है, कभी पढ़ा है? तो जब उसको पढ़ते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो तो वो क्या होता है तुम्हारे लिए? वो एक लर्निंग टाइम होता है। लर्निंग टाइम मतलब मजे के साथ। कभी उसमें टाइम देखते हो कितना टाइम हो गया, लेकिन 1 घंटे जब किताब पढ़ने बैठते हो तब 15-12 मिनट हो गए, कितना बज गया। और 1 घंटा किसी तरह वादा कर रखा ना टाइम टेबल से, 1 घंटे बाद उठूंगा, ज्यादा दिन वो वादा, वैसे ही वादा खिलाफी की आदत हो जाती है, तो वो 1 घंटा किसी तरह, और जैसे 1 घंटा होता है जैसे सारी सांस रोके 1 घंटा हो गया, इस तरह से तो हम पढ़ाई करते हैं।
ये नहीं करना है हमें, राइट, हमें ये नहीं करना। और तुम जानते हो ऐसा होता है सबके कमरों में। सो क्यों? क्योंकि आपके पास लर्निंग नहीं। और यकीन मानिए, जिस चीज को आप लर्न करना चाहते हैं, मैं आपसे दावा करता हूं, आप में से कोई भी मुझे उठ के कह दे कि सर मेरी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, मेरा माइंड बहुत वीक है, मेरा मन नहीं लगता, मैं उसकी लाइफ से ही निकाल के दिखा दूंगा। अगर जिस काम में उसको मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आ रहा है, किसी को, तो मैं कहता हूं उसको खींच के निकालना पड़े, भैया हो गया 4 घंटे से खेल रहा है, चल बहुत देर हो गई। या किसी काम में मजा आ रहा है उसको, तो उसी काम में वो, तो लर्निंग का मतलब होता है मजा। आप एजुकेशन से मजे को निकाल रहे हो, और जब जब ये निकालोगे तब तक तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम एक रेस का हिस्सा होगे, और रेस के हिस्से में तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि इस को मुझे डील कैसे करना है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो अगर जितने भी लोग बिगिनर हैं, मैं जहां तक समझता हूं मोस्टली यहां पर बिगिनर है, वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई में लर्निंग को लेकर आना है। लर्निंग का मतलब, ठीक है मुझे 2 साल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से रेस नहीं लगाने जा रहा हूं, मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 6 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लेकिन मैं अगर पॉलिटी की बात आएगी तो तुम चाहे किताब को उल्टी कर लो चाहे सीधी कर लो, हिस्ट्री की बात आएगी, ज्योग्राफी की बात आएगी, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। सो इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। एक बार लर्निंग हो गई तो जो इन्होंने कहा कि आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, क्यों नहीं लिख पा रहे हो? ये कलम है, ये दिमाग है, और ये मोटर एक्टिविटी है। मतलब जैसे दिमाग सोच रहा है, मुझे बताओ अगर मुझे मेरे दिमाग में विचार है तो कौन है मेरा हाथ बांध के, तुम मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम जो है वो क्या नाम है गब्बर शोले के जो ठाकुर हो, कि कोई तुमसे हर समय तुम्हारा हाथ मांग रहा है, ठीक है, मतलब तुमने ऐसे पेन उठाया और कोई हाथ लेके चला जाएगा। अगर तुम्हारे पास विचार है, तुमने कहा मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कि मैं अच्छा सोच नहीं पा रहा हूं, मेरे पास थॉट प्रोसेस नहीं है, उस चीज पर मैं मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच पा रहा हूं। आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, और 150 में तुम कौन सी कलात्मक आंसर राइटिंग की तुम्हारा जो शेक्सपियर के साथ रखा जाएगा, अच्छा सही नहीं लिखा है, ऐसा कोई नहीं चेक करता। 150 वर्ड में 15 लाइनें होती हैं टोटल। 150 वर्ड में तुम कितना जो है वो मेटाफोरिकली या बहुत अच्छा लिख पाओगे? लिख सकते हो? आर यू एबल टू राइट वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर इन 150 मार्क्स? कब शुरू होता है कब खत्म होता है ना 150 वर्ड्स में, पता भी नहीं चलता है। तो उसमें वो क्या कहता है? वो तुमसे कह रहा है कि डायमेंशंस कितने क्रिएट कर सकते हो इस चीज के बारे में। मैंने जो पूछा उसके बारे में, कितना ज्यादा डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल, हाउ कैन यू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल वे? तो जो तुम कह रहे हो वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। सो प्लीज अपनी पढ़ाई को, जैसे तुम लोग कहते हो कि सर प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, मैं इसमें कह रहा हूं लर्निंग और प्रोडक्टिविटी में कैसे डिफाइन करें। किल द प्री एंड मेंस। कैन यू डिफाइन मी द क्वेश्चन बिटवीन ऑफ द पॉलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटी बिटवीन प्री एंड मेंस? कोई मुझे हिस्ट्री, कोई मुझे प्री और मेंस के बीच में अंतर दिखा सकता है? प्री की किताब में प्री के पॉलिटी कैसी है और मेंस में कैसी है? बताओ। बस एक, वो तो सब्जेक्ट की बात हो गई, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री के 4 पार्ट, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठा। मॉडर्न हिस्ट्री में प्री वाले गांधी कैसे और मेंस वाले गांधी कैसे? हाँ सीरियसली देख लो, हो सकता है स्लिम ट्रिम ज्यादा हो गए उधर, या उधर बॉडी बना ली हो गांधी जी के बारे में। कोई छोटी सी बात करो, अच्छा मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, ये प्री वाला कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ज्यादा अलग है क्या? और मेंस वाला मुझे लग रहा है कुछ अलग है। अच्छा ज्योग्राफी की बात कर ले, अर्थ, नहीं सीरियसली, क्लाइमेट वो भी सेम है, और ओशिनोग्राफी, क्या बात कर रहे हो? प्री कहा तो कभी होगा ओशिन, हो सकता है 1-2 ही ओशिन पढ़ाते, उसमें ज्यादा पढ़ा देते, नहीं सेम है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या होती है जब हवा चलती है मेंस में या प्री में, तो हमारी क्यों खराब हो जाती है? और बहुत अच्छी बात कह गया, मुझे इसने आगे बात कहने का मौका दे दिया। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम कहां आ रही है? अरे बस बस बस, यही तो समस्या है, थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। यूपीएससी, वो तो मैंने एग्जांपल जहां से शुरू किया था जो बच्चे के साथ, यूपीएससी कहता है कि आपको साइकिल पे बैठना है, हैंडल भी छोड़ना है, बॉल को जंबल करना है, बैलेंस भी करना है। बट इस बच्चे ने कहा कि दैट कैन बी पॉसिबल है, होता है, दैट कैन बी डन बाय स्टेप। द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें सोचना और लिखना दोनों है, मोटर एक्टिविटी में बोलता हूं इसको। प्रॉब्लम शुरुआत हो रही सोचने की, तुम सोचोगे कब? तुम्हारा कोई फेवरेट लाइफ में चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के बारे में बात करें, कोई है
फेवरेट गेम, पबजी को छोड़ के, उसके बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। कोई भी चीज, कोई है? डांस तुम्हारा, और तुम्हारा ना? वेब सीरीज देखना? नहीं अरे छोड़ो यार बात, वेब सीरीज देखना तो मेरे ख्याल से सारी तो नहीं देखते होगे, कुछ खास कोई जेनरे होगा तुम्हारा, क्राइम थ्रिलर XYZ? हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसी मतलब जैसे टीवी खोलते हो और उसको जैसे ही वेब सीरीज सामने देखना शुरू कर देते हो, दोस्तों से बात करते हो कौन सी आई है, IMDb रेटिंग भी होती है, मुझे किसी बच्चे ने ज्ञान दिया, ठीक है, ट्रेलर कैसा आ रहा है, कौन कौन अभी आजकल ट्रेंडिंग में कलाकार चल रहे हैं। तो तुम क्या करते हो, इफ इट्स योर फेवरेट थिंग, यू लर्न, बहुत समय से तुमने वेब सीरीज निपटाई होंगी, ठीक है, तो तुमने इसके बारे में शायद मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि भी नया एक पंचायत छोड़ के, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पहले पढ़ता हूँ फिर वहां से मुझे पता चलता है, तो ओल्ड फैशन हिसाब किताब है। तो तुम मेरे से ज्यादा जानते होंगे, क्यों? बिकॉज योर इंटरेस्ट, यहीं पे तो लाना चाह रहा हूं। और इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? खुद ने किया। क्या किया उसके बारे में, इसमें इन्वॉल्व हुए। तो यही चीज तो तुम्हें सिखा रहा हूं। हम अपनी बुक्स के साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, और हम बुक्स क्यों मानते हैं यूपीएससी को? समस्या ये है, तुम यहां ये सोच कर आते हो यार यार, मेरे से बच्चा पूछता है सर हिस्ट्री कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऊपर से नीचे तक देखता हूं, क्या बताऊं इसको, 35 बताऊं, 36 बताऊं, किसमें डरेगा ज्यादा? हाँ क्या किया जाए भाई? तुम उसको एक सब्जेक्ट क्यों समझ रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि IAS बनने के बाद तुम्हें ले जाएंगे हड़प्पा पे वापस और बोलेंगे लिप नहीं पढ़ पाया जेम्स प्रिंसेप, चलो तुम पढ़ के दिखाओ, या तुम्हें एक दे देंगे कुल्हाड़ी और ये सब जो है वो खंती, जाओ खोद के लेकर आओ, कुछ नया हड़प्पा का स्थल लेकर आओ, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम इसको किताब क्यों मान रहे हैं? ज्योग्राफी, एक IAS ऑफिसर ज्योग्राफी का अपने लाइफ में क्या इस्तेमाल कर, जिस दिन तुमने ये सोच लिया हिस्ट्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैन यू यूटिलाइज योर हिस्ट्री इन योर एडमिनिस्ट्रेशन? तो तुम्हें सेकेंड एंड पे सोचना है कि एक ऑफिसर के सामने चैलेंज कहां आ रहा है और मैं हिस्ट्री को कैसे यूज कर सकता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास कोई बच्ची है, शादी कर दी उसकी कम उम्र में, तुम्हें बात बुरी लग रही है, लेकिन तुम्हें इसलिए बुरी नहीं लग रही क्योंकि जब तक तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें सोशल इशू में पढ़ाएंगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में आएगी नहीं, तब तक ये हमें पता ही नहीं कि पेपर 1 में है कि पेपर 2 में। ये बाल विवाह हमने देखा, हमारे बगल में काम करने वाली बेचारी बच्ची थी, उसकी शादी हो गई, तो अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा सर वो पेपर 1 में थी ठीक है, ऐसी बात होता है हमारे यहाँ। तो आप सवाल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप उसको किस रूप में देखते हैं। अब आपको दिखाई पड़ा कि इसकी बाल विवाह हो रहा था, अब आपने सोचना शुरू किया, क्या इसकी आर्थिक स्थिति की वजह से यानी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इसका जो है चाइल्ड लेबर कर दिया गया? क्या चाइल्ड लेबर के लिए कोई लॉ भी हमारे यहां उसको रोकने के लिए? ऑब्वियसली होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पावर है उस लॉ को? ठीक है। दूसरा, क्या इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल फैक्टर है कि मतलब क्यों ये कर रहे हैं? जब सरकार कह रही नहीं करो, सब कुछ है, तो माँ बाप बच्चियों की शादी कम उम्र में क्यों कर रहे हैं? जो व्यस्तता की आयु है उससे कम क्यों कर रहे हैं? तो आप उसके हिस्टोरिकल फैक्ट देखोगे, मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंचोगे, तुम्हें उसके रूट्स मिलेंगे। जिस दिन तुमने पढ़ाई को इस तरह करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी शुरू हो जाएगी। व्हेन यू आस्क क्यों है, कहां है, कैसे, एक डायरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, और तुम बिल्कुल चंपू टाइप दिखाई पड़ो, हर समय क्वेश्चन पूछा करो ऐसे आंखें खोल के, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, ये इतनी भीड़ क्यों? जैसे तुम यहां आए तो बहुत भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ी होगी, तो यहीं पर सारी सुविधा क्यों है, हमारे यहां क्यों नहीं है? तो तुम माइग्रेंट हो, तुम्हें पता है, तुम्हें सारे के सारे यहीं के रहने वाले नहीं हो, तो तुम क्यों आए वहां से यहां? इसको क्या बोलते हैं? इसको पुश फैक्टर बोलते हैं या पुल फैक्टर बोलते हैं? अब ये अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, पेपर 1 में भी तुम पढ़ लोगे। तुम बताओ तुम्हें कितने एग्जाम्पल दे दूं, लेकिन हमें ट्रेन किया जाता है कि वो जब तक वो एडमिशन के समय सर वो पैकेट नहीं दे रहे किताबों का, हम ये ढूंढते हैं। पहले कितने यार इंग्लिश में, केवल कोठारी आयोग से पहले केवल इंग्लिश पेपर कितने बच्चे एग्जाम देते थे? 50,000, 60,000। आज की डेट में प्री में ही 13 लाख, 6 तो घर से निकलते ही नहीं है, 6 लाख पहुंचते भी हैं। उसमें सीटें कितनी? उसमें 12,000 जा रहे हैं मेंस में। तो जरा रेशियो जोड़ के देखो, कंपटीशन कितना बढ़ गया है, अवेयरनेस कितनी बढ़ गई है। पहले स्पेशलाइज किताबें होती थी, केवल बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज की बुक्स मिल पाती थी। अभी तो इंटरनेट पे तुम जिससे जो मन में आए बोल दो, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन नहीं आज के समय में? तो जमाना बहुत बदल गया है, कंपटीशन भी उसी हिसाब से बदला। अगर तुम इस स्टेज को नहीं लेकर आ पाओगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ने जा रहे हो। सो बिगिनर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लर्निंग कैपेसिटी में पार्ट बनो। अब मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहता हूं, और बताओ, खुल के अपनी बात कहो। कंसिस्टेंस,
जब आप कोई एक चीज करता हूं, कोई अपनी फेवरेट चीज बताओ। फोटोग्राफी, उसमें कंसिस्टेंट रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, क्यों? और कैसे तुम्हें लगता है कि अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो? बस अभी आ जाओ, तुम प्रीवियस फोटो से उसको मैच करते हो। कंसिस्टेंसी हमेशा प्रीवियस डाटा पे तय होती है। तुम में से कितने लोग अपना डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट लिखते हो? एक, कि मैंने आज क्या किया, टाइम टेबल नहीं, उस टाइम में मेरा आउटपुट कितना आया, प्रोडक्टिविटी कितनी है। हमेशा ग्रोथ जो वर्ड होता है, तुमने कभी जीडीपी ग्रोथ के बारे में सुना है? अक्सर आता रहता है ना, हमेशा बवाल मचा रहता है। क्या होता है, हम उसको मेजर करते हैं, भाई इंडिया की ग्रोथ 7.5%, पैरामीटर्स डालते हैं, पिछले साल कितनी थी, कहते ना जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी निगेटिव चली गई, बोले भैया पिछले साल 3 थी, इस साल 7.5 हो रही, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल 8 थी, इस साल 7.5, तो इसका मतलब जीडीपी डाउन हो गई। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को आगे ले जाने के लिए प्रीवियस डाटा से कंपैरिजन करना पड़ता है। तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए।